ओके, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये अपना कंपनी, और कंपनी को जो है, जो भी एम्प्लॉइज है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। कंपनी को एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में कंपनी उनको रिटर्न में क्या क्या चीज देता है? सैलरी देता है, फिर कुछ बोनस वगैरह देते हैं, फिर कुछ लीव्स देते हैं, पेड लीव्स, फिर जब रिटायर होते हैं तो पेंशन देते हैं, फिर ग्रेचुइटी देते हैं, बराबर। अब ये जो बोनस पेड लीव है ना, ये तो हर साल दे सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। सैलरी तो हर मंथ मिलता है, तो वो तो देना ही चाहिए। ये जो पेंशन ग्रेचुइटी है ना, ये तो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या 10-20 साल के बाद मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ठीक है। तो एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा ये सारा एक्स्ट्रा चीज क्यों देते हैं? उसको मोटिवेट करने को, ताकि वो अच्छे से काम करे। ठीक है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये सारा एक्स्ट्रा चीज उसको देते हैं। अब सपोज एक एम्प्लॉय ने 25 साल काम किया, और कंपनी ने उसको 25 साल रिटायर होने के बाद 1 करोड़ रुपया दिया, और ऐसे 500 एम्प्लॉय है, तो 500 एम्प्लॉय इंटू 1 करोड़ कितना हो गया? तो 500 करोड़ डेबिट होएगा पीएनएल में कब? 25 साल खत्म होने के बाद, जब उसको पेमेंट करेंगे। अभी जैसा A16 था बोरिंग कॉस्ट, वैसा इसमें भाई आपने 25 साल तक एम्प्लॉय से बेनिफिट लिया ना, तो एम्प्लॉय से बेनिफिट लिया आपने 25 साल, लेकिन अचानक से पीएनएल में डेबिट करोगे सिर्फ 25th ईयर में, बाकी साल डेबिट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी जो एसेट्स है वो भी तो अपन रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, इसके लिए तो उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो भले ही आपने बेनिफिट ईयर 1 में पे नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है कि आप बेनिफिट ईयर 25 में पे करने वाले हैं, तो फिर आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में पीएनएल में डेबिट करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो देखेंगे हम लोग, पर हर साल डेबिट करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होएगा कि 1 साल का जो है, लेट अस से अक्षय एम्प्लॉय है, और 1 साल के लिए उसको 20 लीव्स मिलना चाहिए, 20 पेड लीव मिलना चाहिए। एक दिन का जो पेमेंट है वो 1000 रुपए है, पर अक्षय ने ना 15 लीव ही लिया, मतलब 5 लीव बच गया। वो 5 लीव का ना वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अगला साल। तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं ईयर 1 का एंड में, और हम लोग को ईयर 1 का एंड में मालूम है कि भाई अगला साल जो है, यानी कि ईयर 1 से लेके ईयर 2 में अपने को एक्स्ट्रा 5 लीव का बर्डन आने वाला है। वो 5 लीव उसने एक्स्ट्रा काम कर लिया है, मतलब अपने को बेनिफिट मिल चुका है, तो 5 लीव का प्रोविजन बना सकते हैं। पर ये क्या अगला साल होने वाला है ना, ईयर 1 एंड में ही हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, ईयर 1 एंड में ही अकाउंटिंग। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, क्योंकि ये 1 साल के अंदर आपका लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको 25 साल के बाद पेमेंट करना है उसका। अकाउंटिंग अगर आप ईयर 1 एंड में कर रहे हो, तो ईयर 1 से ईयर 25 24 साल, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना पड़ेगा। जब टाइम सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हो। यहाँ पे तो क्या अभी 1 साल के अंदर की बात है, तो 1 साल के अंदर की बात है, 1 साल के अंदर आपको बोनस पे करना है, अगले 1 साल के अंदर आपको लीव एंड कैश करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। उसका प्रोविजन बना देने का, सर किस बेसिस पे? जजमेंट के बेसिस पे। अब जो आपको ईयर 25 में जो आपको पेमेंट करना है, तो उसका भी प्रोविजन बनेगा, पेंशन का बनेगा, ग्रेचुइटी का बनेगा। तो उसका जो प्रोविजन बनाएंगे वो करंट लाइबिलिटी होएगा कि नॉन करंट? नॉन करंट, क्योंकि ईयर 25 में पे करना है ना। प्रोविजन बना रहे हम लोग ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, तो लॉन्ग टर्म है। अब ये जो ऑब्लिगेशन आने वाला है,
25 ईयर्स का जो भी है, 25 करोड़ है, 5 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो उसका प्लानिंग हम लोग आज से ही कर लेते हैं। तो हम लोग उसका क्या करते हैं, अभी से हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब अपने को लेटेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 300 करोड़ आया, 300 करोड़ का पेमेंट आया आज के हिसाब से। तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया बॉन्ड्स में लेटेस्ट से 250 करोड़ का। कितना? तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने बॉन्ड्स में किया, तो 300 करोड़ हर साल 10-10% से बढ़ता रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। 250 करोड़ पे भी आपको रिटर्न आता रहेगा, लेटेस्ट से 12-12% या 10-10% का ही रिटर्न आएगा। तो जैसे जैसे पेंशन का अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रही है ना, आज 300 है, 1 साल के बाद 310 है, 2 साल के बाद 320 है, ऐसे करके ईयर 25 में कितना हो जाएगा, 500। जब आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो एंट्री कुछ ऐसा आएगा, ईबी अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। 300 करोड़ का आज बनाया, ईयर 1 का एंड में बनाया। हर साल जो है 300 करोड़ से चीजें जो है इंक्रीज होएगा, टाइम की वजह से इंक्रीज होगा ना, तो इंटरेस्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेटेस्ट से 10 करोड़ टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, उसको फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। तो 10 करोड़ मतलब 300 का कितना हो जाएगा, 310, बढ़ते बढ़ते 500 तक चला जाएगा। फिर जब पे करोगे तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अकाउंट डेबिट, लेटर से 500 करोड़ जमा हो गया टू बैंक अकाउंट। जिस दिन पे करेंगे, सर पे कभी करेंगे, ईयर 25 में पे करेंगे। ये सब तो अपना ईयर 1 से या ईयर 0 से हम लोगों का चीजें चालू हो जाएगी। लेकिन अब ये लाइबिलिटी को कवर करने के लिए हमने आज से ही प्लान कर दिया कि भाई हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें, बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या मार्केट के बॉन्ड्स। तो लेटेस्ट से हमने इन्वेस्ट किया 250 करोड़ रुपया, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स टू बैंक अकाउंट। अब इसमें हर साल हमको इनकम आता रहेगा, सो ईयर 1 एंड में इनकम आएगा और ईयर 2 एंड में इनकम आएगा, जो भी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इनकम आएगा। और ईयर 25 में हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को पूरा का पूरा सेल कर देंगे। सर क्यों सेल करेंगे, क्योंकि अपने को पेमेंट करने का। तो ऐसा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लान एसेट्स। क्या बोलते हैं, प्लान एसेट्स। और इसको हम लोग, क्योंकि ये जो एसेट्स है ये एस 13 का एसेट्स नहीं है, तो जो भी आपकी लाइबिलिटी आई ना, उसमें से प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी जो आया बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे हमने लिखा प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, उसमें से प्लान एसेट्स को क्या करते हैं, माइनस। क्योंकि अपने को रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया ना, ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी को कवर करने को लेके किया। तो हमने देखा भाई दो टाइप का बेनिफिट होता, पेंशन और ग्रेचुइटी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, और शॉर्ट टर्म वाले बोनस पेड लीव वगैरह वो होता है, मेडिकल लीव वगैरह वो सब भी क्या रहता है, शॉर्ट टर्म होता है। अब जो लॉन्ग टर्म होता है, जिसका अकाउंटिंग ईयर 0 से स्टार्ट होगा, ईयर 25 ईयर 30 तक चलेगा, तो इसमें हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय टिकेंगे, कितना इन्फ्लेशन आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसीडर होगा, वो सब चीजों के लिए एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है। इस एक्सपर्ट को बोला जाता है एक्चुअरी। क्या बोलते हैं, एक्चुअरी। और सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि आपका जो प्लान एसेट्स है, यानी कि जो आपके इन्वेस्टमेंट है, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि 1 अप्रैल लेटेस्ट से 2024 को प्लान एसेट्स का वैल्यू 500 करोड़ है। कितना है, लेटेस्ट से लाइबिलिटी भी 500 है, तो इन्वेस्टमेंट भी कितना, 500। इसके अंदर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन करंट ईयर में किया। सर कंट्रीब्यूशन मतलब एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, 500 का एफडी पहले से बनाया था, और फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का एफडी और बना, तो 600 करोड़ हो गया। अब ऐसा नहीं कि ईयर 25 को ही सारे एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे। भाई फैजान ने जो है 2020 में ज्वाइन किया, जानवी ने 2022 में ज्वाइन किया, मिताली ने 2016 में ज्वाइन किया, तो सब आगे पीछे रहेंगे ना। तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कुछ बेनिफिट्स पेड भी कर दिया।
और कितना बेनिफिट्स पे कर दिया, लेट अस से 80 करोड़ का बेनिफिट पे कर दिया। तो हमारा जो सिचुएशन है 500 प्लस 100 माइनस 80 कितना होता, 520 करोड़ होता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला भाई 31 मार्च 25 को जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ प्लान एसेट्स का जो फेयर वैल्यू है वो आया है लेटेस्ट से 580 करोड़। कितना आया, 580 करोड़। तो सर ये 60 करोड़ जो है ये क्यों आया, ये आया क्योंकि जो प्लान एसेट्स है ना उस पे आपको रिटर्न भी आएगा, उस पे इंटरेस्ट इनकम भी आएगा। पर इंटरेस्ट इनकम का क्वेश्चन ने बोला भाई 10% है, तो 500 का 10% कितना होता है, 50 आना चाहिए, मगर आया कितना, 60। इसको हम लोग बोलते हैं 60 करोड़ को एक्चुअल रिटर्न। क्या बोलते हैं सर, ये कैसे आया, जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना अमाउंट, अब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया ना तो एक चीज होता है फेयर वैल्यू करके। जैसे अभी रिलायंस का शेयर प्राइस है आज 2000 रुपया है, एक साल के बाद किसको मालूम कि 2500 होगा कि 1500 होगा। अगर पूरे बॉम्बे को मालूम है, पूरे इंडिया को मालूम है कल को 2000 का 2500 होगा, तो लोगों को लोकल ट्रेन में जाने की जरूरत ही नहीं। मालूम है ना 500 रुपए इंक्रीज होने वाला है, तो घर पे बैठो, सब लोग शेयर लेके बैठ जाओ, आईपीएल मैच देखो। तो 2000 का 2500 होगा, ये प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू जो चेंज होगा वो कुछ भरोसा नहीं कितना होगा, मार्केट के हिसाब से जो होगा। तो जो एक्चुअली होता है ना वो तो प्रेडिक्ट करता है कि भाई ओके हमारा बॉन्ड 500 करोड़ का है, अगला साल हमको 50 करोड़ आना चाहिए। उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। 50 करोड़ को क्या बोलते हैं, एक्चुअली एक्सपर्ट आज ही प्रेडिक्ट करता है, मगर एक्चुअल में कम ज्यादा हो सकता है। लास्ट में जो फेयर वैल्यू है वो कुछ 560 भी हो सकती है, 530 भी हो सकती है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्या रहता है, आपका एक्चुअल रिटर्न। तो क्वेश्चन अपने को गाइड करेगा कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आना चाहिए, परसेंटेज वगैरह देगा, लेकिन क्वेश्चन हमको ये भी पूछेगा कि एक्चुअल रिटर्न क्या है। तो एक्चुअल रिटर्न को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले तो आप अपना ओपनिंग बैलेंस देखो प्लान एसेट्स का, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ऐड कर दो, माइनस उसमें से कुछ पैसा पे किया तो बेनिफिट्स पेड, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए। लेकिन क्लोज जो आपका बैलेंस आएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसमें जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्वेश्चन अपने को परसेंटेज बताएगा। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले हम वो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट आने के चांसेस कम है, एमसीक्यू वगैरह में आया तो ठीक है कि भाई वो उसके क्वेश्चन बहुत इजी है कि प्रोविजन बनाओ। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, जो है 3 क्वेश्चन अपने को दिया है, उसके आने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बाकी पढ़ाई तो पूरा करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन है कि भाई एम्प्लॉय कौन कौन से होना चाहिए, पार्ट टाइम भी होएगा, फुल टाइम भी होएगा, डायरेक्टर भी होगा, सारे टाइप के एम्प्लॉयज ये लोग कवर करते हैं, खाली कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज को कवर नहीं करते, जैसे प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, लॉयर हो गए, उनको हम लोग बोनस ग्रेचुटी वगैरह ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल उस काम के लिए है, उनको कवर नहीं करते वो, ऐसा कुछ थियरी क्वेश्चंस भी है। तो अभी हम लोग आपका क्वेश्चन सेट में आते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑफ अनुपम वाज ₹2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। सर प्लान एसेट्स क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्लान एसेट्स। ऑन 30 सितंबर 2021 द प्लान पेड आउट, मतलब 2 लाख रुपए में से पे कर दिया। बेनिफिट्स पेड, कितना बेनिफिट पे किया, 25,000। एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹55,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ऐड हो जाएगा 55,000। ऑन 31 मार्च 2022 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स वाज ₹3 लाख। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट। कंपनी मेड फॉलोइंग एस्टिमेट, एस्टिमेट करता कौन है, एक्चुअली। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पता चलेगा, उसको लेके आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है कैलकुलेट करके, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 10.25। बराबर है। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे भाई ओपनिंग बैलेंस, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ओपनिंग बैलेंस में कितना रुपया दिया है, 2 lakhs।
उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कि भाई कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है क्या। तो कंट्रीब्यूशन जो हुआ है कितना हुआ है, 55,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया। उसमें से कुछ माइनस करते हैं, कुछ बेनिफिट्स पे हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना बेनिफिट पे हो गया, 25। कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ रहेगा तो उसको बेनिफिट पे किया, उसमें से पैसा निकाला, उसको दे दिया। तो अगर हम लोग 2 लाख प्लस 55,000 माइनस 25,000 करते हैं तो कितना आता है, 2,30,000। लेकिन हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस वो लोग ने दिया वो कितना दिया, 3 लाख का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। और वो कभी दिया है, 31 मार्च 2022 को। तो आपका फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है, यानी कि 3 लाख और 2,30,000 के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल, एंड दैट कम्स टू 70,000। 70,000 इज द एक्चुअल रिटर्न। बराबर है। तो ये तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने अपने को क्या पूछा, क्वेश्चन ने अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पूछा है और एक्चुअल रिटर्न भी पूछा। एक्चुअल रिटर्न तो आ गया, पर एक्सपेक्टेड कैसे करेंगे। अभी जो 10.25 दिया वो कैसे आया है देखो, यहाँ पे एक वर्ड वो लोग ने ऐड नहीं किया, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है। तो वहां पे क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना, कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली। बराबर है। तो देखो ईयर 0 का 100 रुपया है, ईयर 0 का कितना है 100, और 6 महीने के बाद अगर मैं 10% के हिसाब से करूं तो 100 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना होएगा, 6 महीने के बाद 5 रुपया आएगा, यानी कि 100 रुपया 105 हो जाएगा। फिर से 10% है, 10% पर एनम है, इसके लिए हमने 6/12 किया। फिर से 105 इंटू 10% इंटू 6/12 5.25, यानी कि 110.25, यानी कि जो 100 रुपया है वो क्या हो गया, 110.25। यस और नो। तो 110.25 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, पूरे साल का इफेक्टिव रिटर्न निकाल रहे हैं, इंटू 100। तो कितना आता है, 10.25% आता। यस और नो। तो ये जो है कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है। तो ये पर ये सर क्यों निकाला हमने, क्योंकि साल के मिड में बेनिफिट्स पे हुआ है और साल के मिड में 55,000 मिला है। सर मिड में किधर मिला, 30 सितंबर। 1 अप्रैल को चीजें चालू हुआ था, 1 अप्रैल जो 2 लाख रुपीज है वो तो पूरा साल यूज हुआ, 2 लाख पे पूरे साल का 10.25% आएगा। लेकिन जो प्लान पे हुआ है 25,000 रिसीव हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशन 55,000, वो तो कभी हुआ है, 30 सितंबर को हुआ ना। तो इधर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ। तो यहाँ पे टाइमलाइन बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख। अब वो तो पूरा साल यूज हुआ है। तो 2 लाख पे जो एक्चुअली ने एस्टिमेट किया रहेगा कि भाई 2 लाख पे 10.25% मिलेगा पूरे साल का, इंटू 12/12। यस कितना, 20,500 मिलेगा। ये तो 2 लाख के ऊपर है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो ओपनिंग से नहीं बैठा हुआ है, वो तो कभी आया, 30 सितंबर को आया है। और अभी क्लोजिंग क्या चल रहा है, 31 मार्च 2022, यानी कि 6 महीने के लिए आया ना। सर कितना पैसा कंट्रीब्यूट हुआ था, 55, और उसी दिन पे पेमेंट भी हुआ था। कितना पेमेंट हुआ, 25। तो 30,000 जो है बैलेंस बचा। ये 30,000 आपने कितना टाइम यूज किया, 6 महीना। तो 30,000 इंटू 10% लेंगे। क्यों सर, क्योंकि 6 महीने का है, कंपाउंडेड एनुअली बोला ना। वो जो आप 10.25 है वो तो कंपाउंडेड ईयर 0 से चालू हुआ था। तो 10% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का है, तो कितना होता है, 1,500। तो ये कैलकुलेशन किसने किया, एक्चुअली ने किया। तो एक्चुअली जो रिटर्न आना चाहिए वो 20,500
प्लस 1500, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए 20,500 प्लस 1500, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए कितना, 22,000 का एक्सपेक्टेड रिटर्न आना चाहिए। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न कितना आया, 70,000, क्योंकि फेयर वैल्यू है, वो तो ऊपर नीचे होती है। आपने सोचा था रिलायंस का शेयर 2,000 का 2,500 होएगा, मगर हो सकता है 3,000 हो जाए। तो एक्चुअल रिटर्न कितना आया, 70,000। कंपाउंडेड एनुअली क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को बोला कंपाउंडेड करो सेमी एनुअली। कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयर जीरो का फिर 3 महीने के बाद होएगा, 3 3 महीने में करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इसकी वजह से तो हमने पहले वाले का तो पूरे साल के लिए ले लिया 10.25। आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो 6 6 महीने का करो, तो भी आंसर आएगा 20,500। 2,000 इंटू 10% इंटू 6/12, फिर वो 2 लाख जो है वो उसमें रिटर्न ऐड होएगा, फिर 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। और यहाँ पे तो क्या हुआ, 30 सितंबर मिड ऑफ द ईयर में 55,000 मिला, उसमें से 25,000 पे किया, तो 30,000, 30,000 6 महीने का तो इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से, 10% पर एनम इंटू 6/12, तो कितना है 1,500। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया, 22,000। तो ये चीजें जो है हम लोग जरा लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A+ कैटेगरी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, TY के क्वेश्चन 3। ठीक है, फिर ये जो है, ये हमने कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला, इसके लिए हम लोगों ने ये चीज की है। 10.25 कैसे आता है, तो ये हम लोग, आप 100 रुपए के बदले 1,000 रुपए भी अज्यूम कर सकते हैं, 1 लाख भी अज्यूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लिखोगे, ये तो 10.25 क्या था, खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि वो कैसे आता है। इसके बाद आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो पूरे साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 10.25%। सो 31 मार्च 22 को 2 लाख इंटू 10.25 इंटू 12/12, 20,500। कंट्रीब्यूशन 55,000 है, जिसमें से 25,000 पे किया, तो 30,000 बचा। 6 6 महीने का अगर इंटरेस्ट 10% होता है ना, तो पूरे साल का एवरेज कितना आता है, 10.25। ओके, आईसीए का अगर हम आंसर देखते हैं तो स्क्रीन पे ध्यान देंगे। आईसीए ने ना क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया कि वो लोग ने 10% के बारे में कंपाउंडेड सेमी एनुअली बताया ही नहीं। न्यू कोर्स का न्यू एएस है, तो शायद आने वाले मॉड्यूल में करेक्शन होएगा। तो अगर इधर देखते हैं तो 2 लाख पे तो पूरे साल का लिया आपने, 20,500, और 30,000 हेल्ड फॉर 6 मंथ ऐड क्या किया, 5%। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, इक्वेलेंट टू 10.25% एनुअली। अब वो 10.25% एनुअली क्यों आया, वो मैंने आपको बताया। वो 10% इंटू 6/12, 100 रुपए थे, वो हम लोगों ने नोट देखा। और कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, ये जो लाइन है जो हाईलाइट किया, ये क्वेश्चन में देना चाहिए था, वो लोग ने क्वेश्चन में दिया नहीं, तो अपन ने वो ऐड किया। कंपाउंडेड क्वार्टरली भी हो सकता है, कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है। प्लस 1,500 ऐड किया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 22,000। और एक्चुअल रिटर्न आया 70,000। वो लोग का कैलकुलेशन का स्टाइल बहुत ही अलग है, हम लोग ने जो कैलकुलेशन का स्टाइल है बहुत ही सिंपल रखा। हमने देखा भाई ओपनिंग बैलेंस में कंट्रीब्यूशन को ऐड किया जाएगा, बेनिफिट पे होएगा,
जो बैलेंस आपका आएगा और जो क्वेश्चन ने दिया उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल रिटर्न। अगर हम लोग देखते हैं एक्चुअली के एक्सपर्ट के हिसाब से तो रिटर्न कितना आना चाहिए था, 22,000। 22,000। तो एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था 2,30,000 प्लस 22,000, तो 2,52,000 होना चाहिए था। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया अपने को, 3 लाख दिया वैसे। ठीक है ना। अब हम लोग इसी के ऊपर का क्वेश्चन करते हैं, टीवाई के क्वेश्चन नंबर 2। ये कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट्स। तो ये क्वेश्चन जरा देख रहे हो तो स्क्रीन पे ध्यान देंगे। इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो आप मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 31 मार्च 21 को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 31 मार्च 21 ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है 8 लाख रुपीस। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 2,80,000। तो 2,80,000 कंट्रीब्यूट किया है। फिर बेनिफिट्स पेड, 2 लाख जो है बेनिफिट पे किया। तो सर इधर कितना आ गया, 8,80,000 आना चाहिए। और आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना दिया, 11,40,000 का क्लोजिंग बैलेंस दिया। तो 11,40,000 में से 8,80,000, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना, 2 लाख। तो 2,60,000 आपका एक्चुअल रिटर्न होना चाहिए। ऐसे का आंसर देखते हैं कि 2,60,000 आता है कि नहीं। यस, 2,60,000 आंसर आता है। वो लोग का स्टाइल थोड़ा अलग है और हम लोगों ने ऐसे किया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है जैसा मैंने बताया। तो दिस इज टीवाई के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 7। As on 1st April 21, the fair value of planned assets was rupees 1 lakh in respect of a pension plan of Z Limited. On 30 September, the plan paid out benefits of rupees 19,000 and received inward contribution of rupees 49,000. On 31st March 22, the fair value of plan assets, 31st March 22 मतलब क्लोजिंग कितना दिया, 1,50,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन वाज रुपीज 147,920। अब इसका इधर कुछ काम नहीं है, लेकिन सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन, मतलब ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है। यानी कि ये इसी को कवर करने के लिए हम लोग ने इन्वेस्ट किया किसके अंदर, प्लान एसेट्स के अंदर। पर क्वेश्चन में इसका कुछ काम नहीं है वैसा। एक्चुअल लॉसेस वेर रुपीज 600, उसका भी कुछ काम ऐसा है नहीं। तो दो चीज आपको नया दिया लेकिन कुछ काम की है नहीं। ऑन 1 अप्रैल 21 द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन इट्स मार्केट स्टडी। तो आपको कितना दिया, 10.25। ये जो आपको दिया ना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम आफ्टर टैक्स पेबल बाय द फंड रियलाइज, ये इसका खाली आपको डराने के लिए दिया है। आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूरे साल का कितना, 10.25। खाली क्वेश्चन एक ही गलती कर रहा है बार बार, कंपाउंडेड एनुअली लिखना चाहिए, कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखना चाहिए। तो वहां पे अपन एक ऐड करेंगे लाइन, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। और कभी भी 10.25 आता है तो एक मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल है कि ईयर 0 में किससे 10 से 10.25 कैसे आया, पहला 10% लेने का, 100 रुपया लेने का, 100 का जैसे मैंने वो बताया इंटू 10% इंटू 6/12, फिर 105 आएगा, इंटू 10% इंटू 6/12, तब जाके क्या आएगा, 10.25। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, स्क्रीन पे ध्यान दो। 100 रुपए का चीज 120 हो गया, पर आपको आपको तो वो लोग ने 10% बोला था। तो इक्विटी शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं या बॉन्ड का, तो सामने वाले ने भाई 10% बोला मगर आपको तो 20 मिला, तो रियल में कितना मिला, 20%। तो 20% इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जब बैंक बोलता है आप एफडी क्रिएट करते हैं, अगर बैंक बोलता है नहीं नहीं हम लोग तो इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हैं सेमी एनुअली, अगर एनुअल कंपाउंडिंग करेगा ना तो 100 का 110 होएगा, एनुअल कंपाउंडिंग होएगा तो 100 का, और अगर सेमी एनुअली होगा तो 100 का 105 होगा, और 105 का 110.25 होगा। यानी कि अगर बैंक आपको सेमी एनुअली कंपाउंडिंग दे रहा है, सेमी एनुअली का मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट आपने कमाया ना 5 रुपया, वो वापस री इन्वेस्ट हो जाता है, वो 5 रुपया वापस री इन्वेस्ट होता है, तो आपको 0.25 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो भले ही वो लोग बोले भाई 10% पर एनम, मगर सेमी एनुअली है ना, ये सब मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल है। तो अगर सेमी एनुअली है तो आपका जो पूरे साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 10.25% आएगा, और अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो पूरे साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 10%। अगर क्वार्टरली है तो वो भी देखते हैं, क्वार्टरली 100 रुपया 10% के हिसाब से 3 महीने के बाद, तो 100 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना होता है 2.5, तो जो 2.5 वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो 102.5 इंटू 10% इंटू 3/12, तो कितना होता है 2.5625, तो वो 102.5 में ऐड हो जाएगा, तो 105.0625, ये क्वार्टरली चल रहा है अपना। फिर उसके बाद वापस इंटू 10% इंटू 3/12, 2.62 आया प्लस 105.0625, तो कितना आता है 107.69 आता है, और लास्ट वाला इंटू 10% इंटू 3/12 प्लस 107.69, तो कितना है 110.38। तो आपका जो पूरे साल का जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 से कितना हो गया 110.38, मतलब कितना आएगा 10.38% आएगा। ये आपका इन सब्सटेंस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा। और जो फॉर्म पे दिखेगा वो क्या बोला 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसको 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली को ये नहीं बोलते कि 100 का 110 होगा, 100 का कितना हो गया 110 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 110.38, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन सेम है जैसा कौन सा क्वेश्चन था टीवाई के क्वेश्चन 3, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।
चाहिए बैलेंसिंग फिगर। और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11,000। तो ये तो हमने कंपाउंडेड किया सेमी एनुअली। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न 1 लाख रुपए पे पूरे साल का। और फिर आपका 6 महीने का 49,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स पे 19, तो 30,000 30 सितंबर को हुआ ना। तो ये कितना है आपका 30,000 इंटू 10%। 6 महीने का कितना 10% इंटू 6/12, तो 1,500। तो 10,250 प्लस 1,500 किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आया 11,750। अगर क्वेश्चन बोलता है भाई कंपाउंडेड मत करो सेमी एनुअली, तो फिर आपका पूरा साल का जो रिटर्न है वो क्या 10.25। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे 10.25 लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है नहीं 10% ही है, कंपाउंडिंग वगैरह कुछ करने का ही नहीं है, तो फिर अगर 10% है तो इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा। अगर 10.25 है तो इधर भी 10.25 आएगा और इधर भी 10.25। अगर बोला कंपाउंडेड सेमी एनुअली नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया आईसीआई ने अपने आंसर में भी, आपका आंसर एकदम राइट है। आपका आंसर है 20,000 एक्चुअल रिटर्न और 11,750 इक्वल इंटू 10.25% सेमी एनुअली कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। और ऐसे ने नीचे दिया है अल्टरनेटिवली द अबव क्वेश्चन में बी सॉल्व विदाउट गिविंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये एक मिस्टेक है क्वेश्चंस में कि वो क्वेश्चंस के अंदर बता रहे नहीं है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली करना चाहिए। वो एक मिस्टेक है, उसका आपको नोट एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो डन एवरीवन। अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लॉन्ग टर्म हमने सारे इंपॉर्टेंट और ए प्लस क्वेश्चन पे अटैक किया है पहला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 9। सो मॉड्यूल क्वेश्चन 9। अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअरी के ऊपर है। एक्चुअरी मतलब एक्सपर्ट, कि भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट है 4 साल 5 साल 10 साल के बाद तो उसका कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन और भी देना चाहिए था पर दिया नहीं है। फाइनल का मैं आपको करवा सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन है और उतना मतलब है नहीं। तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस काफी ज्यादा है। तो एम्प्लॉय रोशन है ज्वाइंड ए कंपनी XYZ in the year 2021, the annual emoluments of Roshan has decided his rupees 14,090,210। एनुअल इमोलमेंट्स का मतलब होता है एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी जो उसको मिल रही है वो कितनी मिलेगी 14,90,210। आगे आपको बोला द कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ गिविंग ए लमसम पेमेंट। तो कंपनी जो है लमसम पेमेंट देता है इफ द एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 ईयर। मिनिमम 5 ईयर 1 साल से ज्यादा होता है मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो 5 साल के बाद वो लोग जो है कुछ बड़ा पेमेंट देने वाले हैं सैलरी के अलावा, इन एडिशन टू द सैलरी। तो सर क्या बोल रहे हैं 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। वो क्या होता है देखेंगे। सैलरी ऑफ द रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। तो जरा कैलसी ले लेते हैं। 14,90,210 प्लस 10%। 14,90,210 प्लस 10%, तो आता है कितना 16,39,231। ऐसे करते करते अपने को किधर जाने का है ईयर 5 पे। कहाँ जाने का है ईयर 5। लेकिन इसमें क्या टाइम बहुत जाएगा, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो बोलता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻²n। प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 में है 14,90,210। 1 + 0.10 raised to 5। तो यहाँ पे 1.10 raised to 5। तो कैलसी पे कैसे करते हैं 1.10 करते हैं इनटू इज इक्वल टू, ये मैं ईयर 1 में आ गया, इज इक्वल टू मतलब ईयर 2 में आ गया, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5।
तो इधर आता है 1.61051 मल्टीप्लाई 1490,210, तो कितना आता है 23,99,000 आता है, मतलब 24 लाख विल बी द लास्ट ड्रॉन सैलरी। हर साल 10 आप करके देखो 10% से, तो आपका ईयर 5 से ईयर 4 से लेके ईयर 5 का जो लास्ट ड्रॉन सैलरी आएगा वो कितना आएगा 24 लाख। अब जरा क्वेश्चन की लाइन को पढ़ते हैं, उसके लिए मैं दूसरा कलर का हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ। दुनिया में कलर्स क्यों आया, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी, तो सर 25% लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी 24 लाख है, उसका अपन करते हैं 25%, बराबर है। तो सीमन ने चिल्ला के बोला कितना 6 लाख। और आगे ऑफ द एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय का बात कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय होता तो 10 एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर सकते थे। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कितना साल काम किया उसने 5 इयर्स, तो 6 लाख इंटू 5 इयर्स, यानी कि अगर आप जो एम्प्लॉय है वो 5 साल कंप्लीट करता है तो हर साल उसको ये 14,90,210 16,39,231 वो तो मिलेगा ही, वो तो एनुअल सैलरी है, प्लस 30 लाख जो है एक लमसम पेमेंट मिलेगा। आपने कहीं भी सुना होगा कि वो पर्टिकुलर इंसान रिटायर हुआ तो उसको प्रोविडेंट फंड से इतना आया, ग्रेचुइटी का इतना आया, 50 लाख इसका आया, 1 करोड़ उसका आया, तो ये सब क्या होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो अपना अमाउंट कितना आया 30 लाख। समझा सबको। पहले तो हम लोग ना ये एक पार्ट है, 20% ऑफ द पार्ट है सॉल्यूशन का, इसका हम लोग हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट ईयर 5 एंड। कैलकुलेशन ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट ईयर 5 एंड, ये वर्किंग नोट का हेडिंग है। सर क्या होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, बेनिफिट दे रहे हैं ना, बेनिफिट एम्प्लॉय को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन ग्रेचुइटी, और उसका ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है कंपनी के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं क्या डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट ईयर 5 एंड। आप एक एक साल का करो खुशी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 14,90,210 प्लस 10% करो, प्लस 10% करो, प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, तो आपको कितना आता है 24 लाख। वैसे भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैलसी पे कैसे करते वो भी बताया, 1.10 इंटू इज इक्वल टू ये हमने एफएम में भी सीखा था। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। तो आपको ईयर 0 में पता चला कि भाई ईयर 5 में हमको पे करना पड़ेगा कितना ₹30 लाख, ये बात आपको आज ही मालूम है। अब अचानक से पीएनएल में डेबिट जाएगा 30 लाख का, तो बेनिफिट तो एम्प्लॉय से हर साल मिल रहा था ना, तो गलत हो जाएगा। अब इसका अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट जो एक्चुअली एक्सपर्ट करते हैं, जो ये जो आपका एस क्या नंबर है इसका 15, फाइनल में इसको 19 बोलते हैं, इंडेस 19, तो वो कैसे होता है वो जरा देखना है। तो इसको क्या करते हैं 30 लैक्स को 5 साल है ना, पहला डिवाइड बाय 5 इयर्स करते हैं, यानी कि हर साल ऑब्लिगेशन आ रहा है क्या 6 लाख, बट अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हुआ नहीं है। नाउ वी हैव टू कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 6 लाख आने के बाद वी हैव टू कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो कैसे कंसिडर होएगा देखते हैं। आपको देखो अमरदीप ने डिस्काउंटिंग फैक्टर रीड किया था 8% वाला, और वो आपको दिया गया है। अब जरा समझते हैं बात को। यहाँ पे मैं 5 साल लिख रहा हूँ, ईयर 1,
ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ईयर 4 से लेके ईयर 5 उसने क्या बोला, हर एक साल आप कंप्लीट करोगे ना 6-6 लाख रुपए मिलेगा। 6 लाख इंटू 5 साल तो कितना हो जाएगा, 30 लाख। सर मिलेगा तो 30 लाख नहीं मिल रहा है, सॉरी कितना मिला, 24 लाख, सॉरी कितना मिल रहा है, 24 लाख इंटू 25%, तो कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख का 5 साल तब जाके कितना आता, 30। तो अपने क्या किया, 30 लाख को डिवाइड बाय 5 ईयर्स किया, मतलब हर साल अक्रू कितना होने वाला है, 6 लाख। अब बात को समझो कि ईयर 4 से ईयर 5 जब हमने काम किया तो हमको कितना मिलना चाहिए, 6 लाख। तो ये जो ईयर 4 से ईयर 5 का जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाया, तो उसका 6 लाख अपने को कब मिलेगा, ईयर 5 के एंड में। तो अपन ईयर 5 के एंड में पहुंच गए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं इंटू 1 से। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इंटू 1। ईयर 3 से ईयर 4 का आपको कितना मिलना चाहिए, 6 लाख। अब ये ना रिवर्स कैलकुलेशन होएगा, तो कैलसी पे आप करो 1 डिवाइड बाय 1.08, तो कितना आता है, 0.926। एक एक का अपन मतलब समझेंगे। यहाँ पे 6 लाख इंटू इज इक्वल टू करेंगे वापस, तो कितना था, 0.857, और फिर यहाँ पे वापस 6 लाख आता है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 0.794, बराबर। तो कितना हो गया, 4 हो गया, और एक यहाँ पे ईयर 0 भी लिखते हैं, तो इधर आएगा 6 लाख इंटू 0.735। ईयर 0 में 6 लाख नहीं लिख सकते क्योंकि सर्विस का पीरियड कोई खत्म नहीं हुआ। अब इसको हम समझते हैं कि ये जो है ना, ईयर 1 में, ईयर 0 से ईयर 1 जब एम्प्लॉय ने काम किया तो उसको 6 लाख मिलना चाहिए, और वो 6 लाख मिलेगा कब, 4 साल के बाद। 6 लाख मिलेगा कब, 4 साल के बाद। तो ईयर 5 से ईयर 1 का आपने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो 4 साल के बाद मिलेगा ना। इसका मतलब क्या है, सिर्फ पहले साल की बात करें तो ईयर 1 में, ईयर 5 में आपको 6 लाख रुपए मिलेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 4 साल का गैप आया ना। तो इसकी वजह से अगर मैं कैलसिफाई करूं 1 डिवाइड बाय 1.10, नहीं नहीं 10 नहीं, कितना है, 8, 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4, तो कितना आता है, 0.735। या तो अपन ऐसा 5 टाइम लाइन बनाओ, तो मैं वापस समझाता हूँ, वापस स्क्रीन पे देखेंगे। ईयर 0 में तो सर्विस चालू हुई, जब तक बेनिफिट मिलेगा नहीं तब तक डेबिट होएगा नहीं। ईयर 1 में उसने क्या बोला, हर साल कंप्लीट करेगा ना तो उसका हक बैठता है 6 लाख रुपए का। एनुअल सैलरी अलग चल रहा है, ये तो एडिशनल है, तो 6 लाख रुपए मिलना चाहिए। पर ये 6 लाख रुपए मिलेगा कभी, 5 साल खत्म होने के बाद। और हम लोग कैलकुलेशन कभी कर रहे हैं, अभी ईयर 1 का एंड में कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, ईयर 1 का एंड में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ईयर 5 में आपको मिलेगा, तो ईयर 1 से ईयर 5 तक कितना साल है, 4 साल। अब ये 6 लाख रुपया जो आपको ईयर 1 में लग रहा है मिलना चाहिए, ईयर 1 एंड में नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली पैसा, ये एक्चुअली 6 लाख रुपया आपको कब मिलेगा, ईयर 5 के एंड में मिलने वाला है। उसका प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। और सर 4 साल का गैप है, तो 1 डिवाइड बाय 1.08, 4 बार अपन ने किया, और 4 बार किया तो कितना आया था, 0.735। तो 6 लाख इंटू 0.735 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो ठीक है। ऐसा ही तो ये मैंने ना क्या किया, 5 बार ना नहीं करना पड़े तो एक ही बार कर रहे। ये मैंने अभी आपको क्या समझाया, खाली ईयर 1 समझाया, चलो ईयर 2 भी समझ लेते एक बार। ईयर 2 को समझते हैं। एम्प्लॉय ने खुशी खुशी ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2
2 साल कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट ईयर का तो आपने अकाउंटिंग किया, यहां से लेके यहां भी कंप्लीट किया, मतलब 6 लाख रुपए मिलना चाहिए। पर ये 6 लाख रुपए जो मिलना चाहिए ये आज नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, ईयर 5 में। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 लाख। ये 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 3 साल का आया ना, तो 1/1.08 कितनी बार इज इक्वल टू 3, तो कितना था 0.794। समझ में आया आपको? तो आपको दिखता 6 लाख उधर है, पर वो 6 लाख उस दिन थोड़ी ना मिल रहा है, वो 6 लाख आपको 5 साल के बाद मिल रहा है। एक एक साल कंप्लीट होता जाएगा और एक एक साल का अपने को अकाउंटिंग है। सर इतना लॉजिक में नहीं जाने का तो नहीं जाओ ना, रिवर्स अकाउंटिंग करो, बस रिवर्स कैलकुलेशन है। ऐसा आपने एफएम में किया था, MIRR में। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो लास्ट में आ रहा है ना वो 1 लेना और फिर ऐसा रिवर्स करना, तो आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक एमोटाइजेशन टेबल बनेगा, जैसा AS19 में लीज में बनता है, एक वैसा टेबल बनने वाला है, वहां पे जो है सॉल्यूशन खत्म होएगा। तो ये क्वेश्चन को आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। वो जो तीनों क्वेश्चंस था वो भी इंपॉर्टेंट था, मगर वो क्या तीनों सिमिलर टाइप का था। ये एक लोता क्वेश्चन है आपका। तो आप आई थिंक आप लोगों ने ये तो लिख लिया, 24 लाख 30 लाख कैसे है वो लिख लिया। ठीक है, उसके नीचे आप लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे देयरफॉर वी आर amortizing ₹30 lakh over a period of 5 years. Therefore, we are amortizing ₹30 lakh over a period of 5 years. That is ₹30 lakh divided by 5 years. That is ₹30 lakh divided by 5 years is equal to ₹6 lakh. That is ₹30 lakh divided by 5 years is equal to ₹6 lakh. बराबर है। अब उसके बाद पहले हम लोग ये बना लेते हैं और इधर जो भी अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद एक दो चीजों का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ईयर 1 में 4,41,000, ईयर 2 में 4,70,000 और ईयर 3 में 5,14,200, 5,55,600 और 6 लाख। अब ये बात समझो, खाली इसका समझते पहला। आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको 6 लाख रुपए मिलना चाहिए, पर वो 6 लाख रुपए मिलेगा कभी ईयर 5 का एंड में। वो 6 लाख आपको मिलेगा ईयर 5 के एंड में, मगर उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 4,41,000। समझ में आया? वैसे ही 2 साल कंप्लीट किया, तो 2 साल कंप्लीट किया तो आपको 6 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कभी ईयर 5 के एंड में। तो ये जो हिसाब है ये ईयर 1 से ईयर 2 का है, लेकिन ईयर 2 का एंड में उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा वो आपने जो कैलकुलेट किया, 4,76,400। बराबर है। तो एक दो लाइन जरा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। मीनिंग ऑफ 4,41,000, एक दो लाइन छोड़ के एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। मीनिंग ऑफ ₹4,41,000। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जब एफएम कर रहे थे तो ईयर 0 में कैलकुलेशन होता था, और यहाँ पे ऐसा ईयर 0 में नहीं कर सकते। जब तक एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से काय को अकाउंटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे ईयर 1 में आया आपका अमाउंट 4,41,000। तो इसका मतलब क्या है, ईयर 0 से ईयर 1 का जो एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया, हिंदी में ही लिखते हैं, ईयर 0 से ईयर 1 का जो एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया, ईयर 0 से ईयर 1 का जो एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया, ईयर 0 से ईयर 1 का जो एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया, नेक्स्ट लाइन में डाउनवर्ड एरो, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ₹6 लाख, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ₹6 लाख एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। कब मिलेगा वो ₹6 लाख? उसको मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर 5, मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर। नेक्स्ट लाइन में डाउनवर्ड एरो, ₹6 लाख फ्यूचर वैल्यू का ईयर 1 एंड में, ₹6 लाख फ्यूचर वैल्यू का, ₹6 लाख फ्यूचर वैल्यू का ईयर 1 एंड में प्रेजेंट वैल्यू है, ईयर 1 एंड में प्रेजेंट वैल्यू है कितना? 4,41,000, 4,41,000। सेकंड का जो है आप डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं, उसमें ये सब लिखने का जरूरत नहीं। ईयर 5 एंड का प्रेजेंट वैल्यू है ईयर 2 एंड में कितना? 4,76,400, 3 साल का डिस्काउंटिंग किया। ये भी एक नोट आप लिख सकते हैं। वर्किंग नोट 3, एमोटाइजेशन टेबल, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। ईयर 0 से हमने ओपनिंग चालू किया, मैंने क्या लिखा? ईयर 0 से 1, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया ही नहीं है। 0 पे इंटरेस्ट क्या आएगा? 0। करंट सर्विस कॉस्ट मतलब क्या? देखो, हम लोग सैलरी का बात नहीं कर रहे, हम लोग ग्रेचुइटी जो 5 साल के बाद पे करे ना उसका। तो जो अपने टाइमलाइन पे अभी हम लोग किधर, करंट सर्विस कॉस्ट मतलब ईयर 1 एंड पे पहुंच गए। तो कितना आया अमाउंट आपका? 4,41,000। वो 1 साल का कॉस्ट है, वो एक साल का कॉस्ट है। दूसरे साल कितना आया देखो? 4 लाख। मतलब जो 1 साल की चीज होती है वो पीएनएल में जाती है, ये पीएनएल में डेबिट होने वाली है। जो क्यूमुलेटिव चीज होती है वो जाती है किधर? बैलेंस शीट में। टोटल पोजीशन, बैलेंस शीट इज ए टोटल पोजीशन, पीएनएल 1 साल की बात करता है। फिर तीसरा साल कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 5,14,200। फिर उसके बाद और लास्ट में कितना आया? ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग मतलब ईयर 1 एंड में पहुंच गए हम लोग, तो यहाँ पे 4,41,000 आएगा। जो इधर का क्लोजिंग है वो आगे का क्या होएगा? ओपनिंग। तो पहले तो क्या किया मैंने? पीएनएल की बातें लिख दिया, करंट सर्विस कॉस्ट लिख दिया, ये पीएनएल में डेबिट होएगा। ये सब का अकाउंटिंग ना बहुत बड़ा है, लेकिन आपको एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दिया। तो 4,41,000 क्लोजिंग का इधर क्या आ गया? ओपनिंग। और आप कोई भी चीज देखो, सीए फाइनल क्यों रखा है, इंटर में ही फाइनल क्यों नहीं पढ़ा दिया? क्योंकि ओरिजिनल बहुत चीज बड़ी है, उसमें से 25% चीज आपको किधर दे दिया है? सीए इंटर में। नहीं सर, हमको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, पास हो, पहले इंटर पास हो जाओ, फिर एक्स्ट्रा पढ़ो फाइनल का। नहीं हमको पढ़ना है, तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, सीए की पढ़ाई छोड़ दो और फिर वही चीज पढ़ाई करो, एक सब्जेक्ट को पकड़ लो। सारे में एक्सपर्ट नहीं कर सकते, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी हैंडल करना जरूरी है। तो 4,41,000 क्लोजिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,41,000। अब 8% करते हैं इंटू 8%, 35,280। और फिर ये आपका अक्रू हो जाएगा, तो 4,41,000 प्लस 35,280 प्लस 4,76,400, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 9,52,680। अब अगर बीच में कुछ पेमेंट होता था ना तो वो माइनस होता था इसमें से, लेकिन वो एस्पेक्ट यहाँ पे कवर नहीं हुआ। फिर यहाँ पे 9,52,680 और ऐसे इंटू 8%, तो इधर 76
214.4 समथिंग प्लस इज इक्वल टू प्लस 5,14,200। तो सबको ऐड किया, 5,14,200 को भी ऐड किया तो 15,43,094। फिर 15,43,094.4 इंटू 8% तो 1,23,447.55 प्लस इज इक्वल टू प्लस 5,55,600। तो इधर आता है 22,22,142 कर लेते हैं इंटू 8%, 1,77,771 प्लस इज इक्वल टू प्लस 6 लाख। तो यहाँ पे कितना आता है 30 लाख। अल्टीमेटली 30 लाख आपको पे करना। अब ये जो चीज था ना, ये जो अमाउंट था यहाँ पे करंट सर्विस कॉस्ट, आपका पीएनएल में डेबिट क्या होने वाला है? ये दो चीज डेबिट होने वाली है। क्या डेबिट होने वाला है पीएनएल में? ये दो चीजें। अगर मैं सिर्फ बाजू में पीएनएल का कॉलम बनाता हूँ, आपके पास दो तरीका था अकाउंटिंग का। एक तो क्या करो, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करो ही मत, यानी कि 30 लाख डिवाइड बाय 5 साल कर दिया। एक काम करते हैं, दो तरीका है अकाउंटिंग का। एक तो आप 30 लाख डिवाइड बाय जो है 5 साल किया तो कितना हो जाएगा? 5-5 लाख, सॉरी 6-6 लाख। तो हर साल पीएनएल में जो है, अगर हम लोग इग्नोर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो 6-6 लाख आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन अगर आप अभी देखो, जो येलो कलर है वो पीएनएल में डेबिट होने वाला, तो 4,41,000। फिर उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं तो इधर कितना आता है? 5,11,680। यस और नो? इधर आता है आपका 5,90,414। इधर आता है आपका 6,79,047 और यहाँ पे आता है आपका 7,77,771। ये पांचों को टोटल करते हैं, इधर तो 30 लाख आएगा ही। पांचों टोटल करने का बाकी को भी टोटल करते हैं। 4,41,000 प्लस 5,11,680 प्लस 5,90,414 प्लस 6,79,047 प्लस 777,771। तो कितना आता है? 30 लाख। यस और नो? डेबिट तो 30 लाख ही होने वाला है, लेकिन इसमें हमने कंसिडर किया क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बराबर है। ये जो लास्ट का दो कॉलम है, ये खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में इसको बनाने का जरूरत नहीं है, ये खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है ना? तो ये हो गया क्या आपका एमोर्टाइजेशन टेबल। तो कल हम लोग सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। अभी हम लोग बी कैटेगरी वगैरह देख रहे हैं। तो डायग्राम हम लोग ने जो ड्रॉ किया, उसका पर्पस क्या था? मेन तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई एम्प्लॉय ने सर्विस प्रोवाइड किया और बदले में उसको सैलरी वगैरह तो देते हैं, पर कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म। आपने जो भी चारों क्वेश्चन किया लॉन्ग टर्म वाला किया, जिसका आने का चांसेस ज्यादा है। अब इंट्रोडक्शन में, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट इन द बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी? कंपनी मतलब एम्प्लॉय। फटाफट हाईलाइट करते जाओ। of this standard is to prescribe accounting treatment and disclosure for employee benefit। काय का कौन सी चीज का? एम्प्लॉय बेनिफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एम्प्लॉय बेनिफिट्स का डिस्क्लोजर। फिर उसके बाद द स्टैंडर्ड मेक्स फोर थिंग्स वेरी क्लियर। सबसे बेस्ट पॉइंट, द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। एमसीक्यू में आ सकता है, वेदर फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय और कैजुअल।
Employee benefits can be paid in cash or in kind. सर काइंड मतलब कुछ कार वार वगैरह दे दिया. Employee benefits include benefits provided to employees and their dependent also. Spouse, children, others बोल दिया. Payment can be made directly to the employees, their dependent, or to any other parties such as legal hires, nominees, insurance company, trust, etc. तो ये W1 है, ये MCQ में आपको आ सकता है. W1 का मतलब राइट वंस. आगे का हम लोग रीड कर रहे हैं. स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉई बेनिफिट शुड बी मैच विद द टाइमिंग ऑफ देयर सर्विस. तो टाइमिंग ऑफ द सर्विस, इसके लिए हमने कल मैचिंग कॉन्सेप्ट किया. भाई जैसे जैसे सर्विस मिलेगा वैसे वैसे जो है अपने को प्रोविजन बनाना पड़ेगा. दिस रिक्वायर असेसमेंट ऑफ द एंटीसिपेटेड कॉस्ट. एंटीसिपेट कौन करता है? एक्चुअली. वो आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था. एंड देयर टाइमिंग इन द फ्यूचर एंड अलाइनिंग दोस कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ देयर सर्विस. For example, a bonus payable to employee for a long-term service should ideally be spread over the period of his service and the expectation that the employee is expected to complete the service. तो जो बोनस पेएबल है या पेंशन पेएबल टू एम्प्लॉय मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड itself irrespective of the fact that pension is payable after the service is completed. तो ये एग्जांपल अच्छा, ये मैंने आपको कल समझाया था. तो सीधा ईयर 25 में डेबिट नहीं मारने का, हर साल थोड़ा थोड़ा डेबिट मारने का. फिर थियरी क्वेश्चन. What are the kinds of employees covered in the revised AS15 and whether a formal employer-employee relationship is necessary or not for benefits to be covered under the standard. An employee may provide service. अभी वही चीज रिपीट हो रहा. तो कौन कौन सा एम्प्लॉय को फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट, कैजुअल, टेम्पररी, एंड द टर्म वुड आल्सो इंक्लूड द होल टाइम डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजमेंट पर्सनल. The standard is applicable to all forms of employer-employee relationship. There is no requirement for a formal employer-employee relationship. यानी कि ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एग्रीमेंट होगा जरूरी नहीं है. हायर किया, उसने एम्प्लॉयमेंट चालू किया. However, generally outsourcing contract may not meet the definition of employer-employee relationship. इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं. So there is a difference between contract of service and contract for service. A contract for service implies a contract for rendering service. Example, professional or technical services. जैसा example CA या AC cleaning, which is subject to limited direction and control. अभी AC वाला साफ करने आया तो अपन उसको थोड़ी ना बोल सकते ऐसे साफ करो वैसा साफ करो. तो वो अपने हिसाब से करेगा. Whereas a contract of service implies the relationship of an employer and employee. तो अगर एग्जाम में MCQ आया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस पे AS19 एप्लीकेबल है क्या, तो नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस पे एप्लीकेबल है. फॉर और ऑफ का फर्क. ठीक है, एक बार शांति से रीड कर लो. ये चीज आपको लिखने का रहेगा. ठीक है ना. वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर का मतलब क्या होता है? प्रोविजन बनाए क्या. हिंदी में लिख दो उधर, प्रोविजन बनाए क्या फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस. इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस के बाजू में हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, गिविंग बोनस वॉलेंटरीली. अपनी इच्छा से बोनस देना. तो हमने AS29 में सीखा था ऐसी चीजों को कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बोलते हैं. लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, पर आप पिछले 10 साल से अपनी खुशी से बोनस देते हैं तो 11वां साल भी ये उम्मीद है कि आप बोनस देंगे. उसको बोलते हैं इनफॉर्मल प्रैक्टिस. तो क्या उसका प्रोविजन मानेगा? यस, प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बनाते हैं. तो गवर्नमेंट बोलेगा जरूरी थोड़ी ना है. हम लोग अपनी इच्छा से भी वो चीजें बोनस दे सकते हैं. तो पैराग्राफ 3C ऑफ द स्टैंडर्ड डिफाइन एम्प्लॉय बेनिफिट. देखो मस्त लाइन है. एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड दोज इनफॉर्मल प्रैक्टिस दैट गिव राइज टू ऑब्लिगेशन where the enterprise has no realistic alternative but to pay the employee benefit. इसका मतलब क्या है? गिव राइज टू कौन सा ऑब्लिगेशन? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन.
सर चीजों को इजी नहीं बनाते तभी तो अपना वैल्यू रहेगा ना। सीधा वो लोग सिंपल भाषा में बोल सकते थे कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, लेकिन सिंपल भाषा में नहीं बोला। दैट गिव राइज टू ऑब्लिगेशन वेयर द एंटरप्राइज हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू पे। 10 साल से पे कर रहे थे तो 11वें साल भी उम्मीद है कि पे करेंगे। देखो आगे बोला भी है 10 साल से पे कर रहे थे, उस बात को क्या बोला, उस वर्ड को बोला हिस्टोरिकल पैटर्न। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ ग्रांटिंग सच बेनिफिट, एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड, 10 साल से दे रहे थे, बाजू में लिख दो 10 साल से बोनस दे रहे थे। एंड द इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज इन द इवेंट सच बेनिफिट इज विथड्रॉन शुड बी कंसिडर्ड। इतना काफी है। ये है तो बी कैटेगरी पर एग्जाम में आ गए तो लिखने को आना चाहिए, तो इसलिए W1 है, बाजू में W1। आगे एग्जाम्पल वेर एन एम्प्लॉयर हैज ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग ए लमसम पेमेंट ऑन ओकेशन ऑफ ए फेस्टिवल। जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है उसका नाम लिख दो। सब अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो अपने अपना फेस्टिवल का नाम लिख दो। और रेगुलरली ग्रांट एडवांसेस अगेंस्ट इनफॉर्मल बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, इट वुड बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर सच बेनिफिट। एक बात को कैसे खींचने का, ये ऐसे आंसर में टैलेंट रहता है। और आगे बोला केयरफुल जजमेंट should be applied in assessing whether an obligation has arisen, particularly where an obligation has arisen तक ठीक है। और फिर उसका अपोजिट सेंटेंस भी लिखते हैं कि अगर आप पैटर्न ऑफ बेनिफिट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड फॉर बेनिफिट्स। इतना काफी है। आंसर आपका बेसिकली यहाँ पे खत्म होता है। वो लोग ने इधर लाइन नहीं ड्रॉ किया, दे वांटेड यू टू अप्लाई जजमेंट। बराबर है। ओके फिर कल मैं आपको समझाया था एम्प्लॉय बेनिफिट शॉर्ट टर्म होता लॉन्ग टर्म होता, उसका एक अच्छा चार्ट इधर दिया है, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट में क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म मतलब जो इमीडिएट दे रहे हैं, महीने में, वीकली में, सैलरी, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एनुअल पेड लीव्स, मेडिकल, हाउसिंग, कार, कन्वेंस, वो सब क्या होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट सैबेटिकल लीव, 3 से 6 महीने का छुट्टी लिया। लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स, भाई फैजान ने 10 साल हमारी कंपनी में काम किया है तो 10 साल का जो है अवार्ड दिया उसको। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, कुछ ऊपर नीचे हो गया एम्प्लॉय को, चोट वगैरह लग गया, फ्रैक्चर हो गया। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि रिटायरमेंट के बाद या तो 20 साल के बाद, टर्मिनेशन के बाद तो ग्रेचुटी, पेंशन, मेडिकल क्लियर। और टर्मिनल बेनिफिट्स, रिट्रेंचमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, कभी कभी एम्प्लॉयज को पैसा देके निकाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट या तो रिट्रेंचमेंट। तो ये चार्ट आपको बना लेना चाहिए। इसको आप अभी ड्रॉ कर लेंगे। हेडिंग देंगे इसका एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड, और ये भी हाईलाइट वाला भी लिखना। स्टैंडर्ड लेस डाउन, रिकॉग्निशन मतलब क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। मेजरमेंट मतलब क्या, रुपी वैल्यू असाइन करना। और डिस्क्लोजर मतलब क्या, नोट्स टू अकाउंट्स में चीजों को बताना। तो ये दो येलो कलर चीज लिखने के बाद अपने को ये चार्ट बनाने का है। फिर है एप्लीकेबिलिटी, ये सब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कब आया था, कौन सी कंपनी को जो एप्लीकेबल है वगैरह, कौन सी कंपनी को एग्जाम। ऐसे तो हर एक एएस 30 एएस के बारे में आपको समझना पड़ेगा कौन सा किस पे है। बाई चांस अगर एक आध मार्क एमसीक्यू के लिए आया तो आप रीड कर सकते हो उसको, ठीक है ना। फिर मीनिंग ऑफ द टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो वो सब अपने क्वेश्चन जो था ना मॉड्यूल क्वेश्चन 1, उसमें वो चीजें कवर्ड है। तो ये आप खाली एक रीड का पार्ट है, ये एक बार रीड कर लेना चाहिए।
और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स वो आपने जस्ट अभी अभी चार्ट बनाया उसका, वही बातें इधर रिपीट किया। दे आर पेएबल विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द सर्विस इज रेंडर्ड। ये कोड आप लिख सकते हैं W1, है तो बेसिक सी बात। तो क्या बोलता है ये भाई, आपका जो पीरियड है वो खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। तो 31 मार्च 25 तक जो पेबल आ रहा है ना, वो बोलेंगे क्या उसको, शॉर्ट टर्म। और 31 मार्च 25 के बाद जो पेबल आ रहा है वो है लॉन्ग टर्म। तो जो अगला 12 महीने में पेबल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। Accounting for this benefit is generally straightforward because no actuarial assumptions are required. लॉन्ग टर्म में actuarial assumption चाहिए, ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया, और उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हम लोगों ने किया। बराबर है? हाइलाइटर चल रहे हैं आप लोगों के बराबर? ड्राई हो गया तुम्हारा हाइलाइटर? डार्क यूज करते हैं हाइलाइटर। ओके। फिर सर ये वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग मतलब साडा हक। वेस्टिंग के बाजू में लिख दो साडा हक। एक गाना था साडा हक। हाँ, कपिल सुना सकता है सबको। तो अगर एम्प्लॉय ने 5 साल काम किया, या जैसे पेड लीव्स है, पेड लीव्स 20 अलाउड है, तो 20 का एम्प्लॉय को हक है, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग। 25 का हक नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन वेस्टिंग। वेस्ट। यहाँ पे एक ऐसा छोटू सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, एंटिटी एक्स वाई इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी ऑफ ₹2 करोड़ फॉर द ईयर 2021-22। इट एक्चुअली पेड ए सैलरी ऑफ 1.9, तो 0.1 देना पड़ेगा ना, तो उसको 10 साल बाद थोड़ी ना देंगे, अगला 12 महीने के अंदर देंगे। तो अप टू 31 मार्च 22, तो आपको पे करना चाहिए था, रिक्वायर्ड टू पे, आपको पे करना चाहिए था 2 करोड़, आपने पे किया है, एक्चुअली पेड किया है 1.9, और बैलेंस आप पे करने वाले हो 31 मार्च के बाद 1 महीने के अंदर। सो डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द ईयर 21-22 एंड एनी अमाउंट टू बी शोन थ्रू द बैलेंस शीट। तो टोटल एक्सपेंस 2 करोड़ है, पीएनएल में डेबिट होएगा 2 करोड़, तो आपका एंट्री क्या आएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सर कितना डेबिट होएगा, 2 करोड़ रुपया टू, पहले बैंक तो करो, ₹1.9 करोड़, और टू, बाकी जो रहेगा आपका किधर जाएगा, प्रोविजन, पे करेंगे ना उसको, तो कितना रहेगा, ₹0.1। वो तो सैलरी अपने आप पीएनएल में ट्रांसफर, वो तो सैलरी के ब्रैकेट में अपन पीएनएल लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी करके भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो आप इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि वो आपका पे करना बाकी है। तो ये किधर जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। और जो हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का प्रोविजन बनाते हैं, वो किधर जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में। वो लॉन्ग टर्म वाला था, ये क्या है, शॉर्ट टर्म वाला। बी कैटेगरी क्वेश्चन है, बराबर है? फिर से आ गया वेस्टिंग, वेस्टिंग के पीछे पड़े लोग। तो एंटाइटलमेंट टू कंपनसेटेड एब्सेंसेस फॉल्स इनटू 2 कैटेगरीज। पुराना चीज जमा होते जा रहा है, हर साल 20-20 दिन छुट्टी था, मगर अक्षय जो है छुट्टी 10-10 दिन ही लेता है, तो जो 10 दिन बच जाता है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट। तो accumulated compensated absences may be wasting. It implies that employees का हक है, entitled मतलब क्या, हक, employees का right है to the cash payment for unused entitlement। तो अक्षय बोला भाई छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, पैसा दे दो उसके बदले। लिख दो ये बात हिंदी में, छुट्टी नहीं ले रहे उसके बदले पैसा दे दो, छुट्टी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। बराबर है? बॉस बोलता नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, 20 दिन का दे सकता हूँ, बाकी दिन का नहीं, उसका सैलरी मिलेगा।
when employees are not entitled to cash payment for unused entitlement, जो आपका हक नहीं है उसके लिए आपको कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। या तो कोई कोई कंपनी होती है स्ट्रिक्ट होती है, बोलती है छुट्टी लो, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला है। मतलब 20 दिन छुट्टी दिया ना आपको, तो 20 days लीव अलाउड है, अलाउड। आपने उसमें से 15 दिन लीव्स लिया, लीव्स टेकन। अब वो जो 5 दिन लीव रह गया, 5 days लीव अनयूटिलाइज्ड, वो बोले ना वर्ड यूज किया अनयूज्ड, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है 5 दिन का। सर क्या दो ऑप्शन है? या तो उसको कैरी फॉरवर्ड करो, या तो उसके बदले कैश ले लो। अब वो आपकी मर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, कंपनी का इंटरनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है या तो कानून क्या बोलता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ कंपनी होती है दोनों में नहीं बोलती, बोलती है चुपचाप 20 दिन छुट्टी लो, छुट्टी लो, और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं, कैश भी नहीं मिलेगा। कुछ कंपनी होती है वो बोलती है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कैश नहीं मिलेगा। और कुछ कंपनी होती है बोलती है जो करना करो, कैरी फॉरवर्ड ले लो या कैश ले लो, दोनों में से कोई एक करो। तो इट डिपेंड्स कि भाई क्वेश्चन क्या बोलता है। समझा आप लोगों को? ये चाहिए तो एग्जांपल बाजू में लिख लेना। कैरी फॉरवर्ड और कैश वो कंपनी के रूल्स पे डिपेंड करता है। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट of accumulating compensated absences as the additional amount that the enterprise expects to pay. बस इतना काफी है। फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन है स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी का, जो कि ऐसा पूछते नहीं है कभी भी, पर ठीक है एक रीड के लिए है। तो they may not comply with short-term absences to the extent they deal with recognition and measurement of absence which are non-vesting। आर का पार्ट है। अगर आप ये भी रीड करें तो आपको समझेगा ये एज 29 का बोला है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए और रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ही आप कोई भी प्रोविजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रोविजन किसको लेके बनाते हैं? फ्यूचर को लेके। बराबर है। क्वेश्चन 4, वेदर एन एंटाइटलमेंट टू अर्न लीव। पर एंटाइटल मतलब अपना हक, वहां पे लिख दो हक। टू अर्न लीव विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड इज ए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और ए लॉन्ग टर्म विच कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड्स बोल। अब देखो, ये साल अपने को 20 छुट्टी ले लेना चाहिए था, पर अपन ने 15 ही लिया, तो 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। वैसा नहीं कि 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई कंपनी ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे भी अपने को जजमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि कोई एम्प्लॉय 20 साल काम कर रहा है तो हर साल 10-10 दिन का छुट्टी कम लेता है, तो बाद में लास्ट का 2 साल काम ही नहीं करने का, ऐसा नहीं होता है। वो नॉर्मली 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ये जजमेंट के बेसिस पे, तो डेफिनेटली इट इज ए शॉर्ट टर्म। तो वो सारी बातों को ये लोग ने बहुत अच्छे से बताया। बी कैटेगरी है पर एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। तो short term benefits are employee benefits which fall due within 12 months after the end of the period in which employees rendered the service. Short term benefits include short term compensations such as paid annual leave, where absences are expected to occur within 12 months. Standard usage falls due as the basis of the standard usage expected to occur as the basis to illustrate classification of short term compensated absences. Classification of short-term compensated absence should be only when absence have fallen due and are also expected to occur. Where employees are entitled to earn leave which can be carried forward to future period, the benefit would be a short-term benefit provided the employee is entitled to either encash or utilize, provided डाल दिया ना आगे,
ड्यूरिंग द 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड। वो बोल रहे हैं अगर 12 महीने के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयज को आप बोल रहे हो भाई उसके बदले हम कैश दे देंगे, तो फिर आपको इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अगर 12 महीने के बाद जाएगा तो लॉन्ग टर्म। नॉर्मली 12 महीने के बाद जाता नहीं है पेड लीव्स का कॉन्सेप्ट, इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर 5, in case an enterprise allows unutilized employee benefit, example medicare, medical care, leave, travel, etc., to be carried forward, whether it is required to recognize a provision in respect of carried forward। डेफिनेटली ना, कैरी फॉरवर्ड मेडिकल केयर लीव ट्रैवल का खर्चा आपके ऊपर आया ना, तो एंटरप्राइज अलाउंस बोला है, एंटरप्राइज अलाउंस को हाईलाइट करेंगे। तो वो लोग ने बोला है प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल द बेनिफिट्स कंडीशनल और अनकंडीशनल विच एम्प्लॉयज बिकम एंटाइटल्ड टू, यानी कि कंपनी के ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ जाता है। तो हमको एस 29 की बातें भी इधर समझनी चाहिए। भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? यस, आपने कमिट किया ना, कंपनी का कमिटमेंट है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहेगा। सर पास्ट इवेंट क्या था? हम लोग ने प्रॉमिस किया था, कंपनी का जो प्रॉमिस है दैट या कमिटमेंट है दैट इज ए पास्ट इवेंट। क्या आप रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हैं? तो अगर यस, तो फिर आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। ये सब हमने एएस 29 में सीखा था। यहाँ पे क्यों रिपीट हो रहा है? जब जब फ्यूचर की बात आएगी तब तब एएस 29 आएगा। जब जब फ्यूचर की, ये बात लिख लो कहीं पे, जब जब फ्यूचर की बात आएगी तब तब एएस 29 आएगा, चाहे वो कोई भी एएस हो, एएस 4 हो, 5 हो, 15 हो, आपका एएस 10 हो, पीपी। जब जब फ्यूचर की बात आएगी तब तब एएस 29 आएगा। बोर्ड पे ध्यान देंगे, जो आपको एमसीक्यू में आने का अच्छा चांस है। आप लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स में सीखा कि भाई गवर्नमेंट बोलता है एम्प्लॉयर को कि तुम तुम्हारे एम्प्लॉय का टेंशन मत लो, लेकिन उसकी सैलरी में से हर महीना 5,000 रुपए हमारे फंड में डिपॉजिट कर दो। उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब आपको मालूम है कि हर साल 5,000 इंटू लेटेस्ट से 12 महीना 60,000 रुपए, और लेटेस्ट से 100 एम्प्लॉयज है, तो कितना होता है? 60 लाख पैसा अपना जाने वाला है अगले 10 साल तक। ये बात अपने को सब मालूम है, इसके लिए अपने को एक्चुअली का जरूरत नहीं। अगला साल कितना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एस 19 किया तो उसमें लीज का एग्रीमेंट है, तो अपने को मालूम है अगले 5 साल क्या पे करना है। जब मालूम है ना, तो तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू कर रहा था उसका। अगर मालूम नहीं रहता तो सर जजमेंट यूज करना पड़ता, और जजमेंट यूज करना पड़ता है तो थोड़ा एक्यूरेसी में ऊपर नीचे आता है। जब जजमेंट यूज करना पड़ता है तो एक्चुअरी का हेल्प लेते हैं एएस 19 के अंदर। जब कंफर्म मालूम है, अब यहाँ पे तो कंफर्म मालूम है, गवर्नमेंट ने बोला भाई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो, और जब एम्प्लॉय रिटायर होएगा हम लोग देख लेंगे, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। क्या बोलते हैं? डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। भाई इतना कंफर्म कंट्रीब्यूट करो, नो एक्चुअरीज रिक्वायर्ड। कल जो हमने क्वेश्चन किया ना, वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान था, उसमें गवर्नमेंट का कुछ दखल अंदाजी नहीं था। आपने बोला हमें ग्रेचुटी देना, अभी अपने को नहीं मालूम फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज टिकेंगे, 20 साल तक टिकेंगे कि नहीं, लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या रहेगा 20 साल के बाद, नहीं मालूम। तो अपने को फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने को लेके आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब बहुत ज्यादा पैसा रहता है तो हम छोटी छोटी बातों के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। अब मुकेश अंबानी थोड़ी ना बैठ के ये डिसाइड करेगा हाँ भाई 5 लाख एम्प्लॉय है, कैलसी लेके क्या हाँ भाई फैजान इसका जरा देख ले प्रोविजन बनाओ, वो थोड़ी ना करेगा। वो किसी बंदे को बोलेगा भाई देखो क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट का जो भी लॉ वगैरह है वो कंप्लाई करो। तो तब अपने को एक्चुअली यानी कि एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। तो यही बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ध्यान से पढ़ते, बहुत अच्छी चीज है। दे आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब लॉन्ग टर्म, अंडर विच एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट फंड। बाजू में लिख दो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड।
एक बार आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, देन यू विल नॉट हैव एनी फर्दर ऑब्लिगेशंस, नो अदर ऑब्लिगेशंस टू पे द फ्यूचर contribution. Under defined contribution plan, actual risk and the investment risk fall on the employee. A common example is the provident fund. अच्छा, वो लोग ने भी एग्जांपल दिया। सर एम्प्लॉय पे चला गया, यस, एम्प्लॉयर को कोई टेंशन ही नहीं, गवर्नमेंट ने बोला भाई इतना पैसा 10%, 12% या 5,000 डिपॉजिट करो, कर दिया, बात खत्म। अब गवर्नमेंट और एम्प्लॉय आपस में देखो, इसके लिए वो लोग ने बोला कि जो भी रिस्क है वो किसका, एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया वो लोग ने, पर वो लोग का गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। डिफाइंड बेनिफिट, यहाँ पे एम्प्लॉयर का रिस्क, दे आर ऑल्सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जिधर जिधर आ रहा लॉन्ग टर्म लिख देना। अदर देन द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान द एक्चुअल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉल टू द ऑन द एम्प्लॉयर। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है आपको, भाई कौन से प्लान में एक्चुअल रिस्क एम्प्लॉयर की तरफ जाता है, तो दैट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। बराबर है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। W1, in defined contribution plan the contribution is charged to income statement, whereas in defined benefit plan detailed actual calculation is performed to determine the charges। बराबर है, तो ये एक अच्छा काम का चीज था। फिर वो लोग ने बोला इस ग्रेजुएटी स्कीम है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट, तो डिफाइंड बेनिफिट की तरफ जाता है वो, तो खाली आर का पार्ट है, रीड का पार्ट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, इसके जो क्वेश्चंस है वो हमने किया था, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सीए फाइनल में है। अभी न्यू कोर्स के जितने क्वेश्चन दिए वो अपन सब कर रहे हैं, तो वो आपको पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा है, बिकॉज वो क्वेश्चंस के साथ ही करते हैं, तो वो लोग ने प्रोसेस बताया कैसे करना, पर उसका क्वेश्चन नहीं दिया, जो 4 क्वेश्चन दिया वो अपन ने किया। फिर डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब जो भी आपने चीज सीखा वो अपने को क्या करने का, डिस्क्लोज, एक रीड मार लेते हैं उसको, बाजू में लिखना R2। मस्ट लाइन बोला यहाँ पे, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु विल एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट कंटिंजेंट लायबिलिटी एग्जिस्ट। मालूम ही नहीं ना कितने एम्प्लॉय, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट ठीक है। Enterprise discloses information about contingent liability unless the possibility of outflow is remote। रिमोट मतलब वेरी लेस चांस, लेस चांस होता है तो इग्नोर करते हैं, वो बोलता है AS29। फिर आपका AS5 क्या बोलता है, एंटरप्राइज डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इट इज ऑफ सच साइज नेचर और इंसिडेंट दैट इट्स डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड। ये लाइन आपने पढ़ी थी, किसी को याद आती होगी, किसी को नहीं याद आती होगी। AS5 में हमने 6 चीजें सीखा था, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड। ये कौन सा चीज का है, ये है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम वर्ड ऑफिशियली आईसीआई यूज नहीं करता है, बट उसके लिए ये लाइन यूज करता है, इट इज ऑफ सच साइज नेचर इंसिडेंट दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट। तो कितने एम्प्लॉय लोग छोड़ के गया। फिर AS18 का भी बोल दिया, एंटरप्राइज डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट टर्मिनेशन बेनिफिट फॉर की मैनेजमेंट पर्सनल। ठीक है ना, तो सब एएस थोड़ा 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 बताते गए। फिर एक्चुअल अजम्पशन कैसा होता है, सो एक्चुअल अजम्पशन, जो भी एक्चुअली है बंदा है, ही शुड बी अनबायस्ड, कंपेटेबल, दे आर एंटरप्राइज बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल। ये सब R2 का पार्ट है, डिस्क्लोजर भी R2 था और ये भी। फिर भी किसी का इच्छा रहता है लिखने का कि नहीं मेरे को लिख के ही समझ में आता है, वो लिख भी सकता है, अपना जजमेंट यूज करने का। AS15 explains that actual assumption comprise of demographic assumptions about the future characteristic of current and former employees, रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर क्या रहेगा, मोर्टेलिटी डेथ वगैरह होएगा कितने लोगों का, कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है, क्या इंश्योरेंस क्लेम कितना है,
फ्यूचर का डिस्काउंट रेट क्या रहेगा, देश का इन्फ्लेशन क्या रहेगा, फ्यूचर मेडिकल कॉस्ट क्या आएगा, प्लान एसेट से कितना रिटर्न आएगा, फ्यूचर सैलरी क्या रहेगा, आप समझ रहे हैं? ये सब फ्यूचर का जो हमने क्वेश्चंस किया था उसकी सारी बातें, क्वेश्चन जो बना है उसकी सारी बातें एक्चुअली को अजम्पशन लेना पड़ता है। एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस, सर ये क्या एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस? इसका मतलब है एक्चुअली के हिसाब से प्रोविजन बनना चाहिए था, एक्चुअली के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन बनना चाहिए था 500 करोड़ का, और हम लोगों ने जो है प्रोविजन जो है अब 500 का बनाया, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई ना तो पेमेंट 400 ही करना पड़ा, तो 100 करोड़ का गेन हो गया। तो एक्चुअल पेमेंट जो है लेटेस्ट से 400 करोड़ का किया, तो अपने को गेन हो गया। जरूरी थोड़ी ना, एक्चुअली भी तो इंसान ही है ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट होने लग गया तो फिर काम करने का जरूरत ही नहीं। तो गेन कितना रहेगा, 100 करोड़। 500 करोड़ का सोच के हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लान एसेट्स के अंदर 500 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया, 400 करोड़। तो फिर 100 करोड़ अपना बच जाता ना, वैसे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ओमेगा बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम विच रिवील्ड ए सरप्लस ऑफ 6 लाख। पहली बात तो सरप्लस क्या होता है अपने को मालूम ही नहीं है। तो आपका जो लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी, सर नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब जैसे प्रोविजन फॉर पेंशन या ग्रेचुइटी, लॉन्ग टर्म है ना वो, तो वो आपके बुक्स में 500 करोड़ का है। कितना है, 500। लेकिन आपने जो इन्वेस्ट किया ना प्लान एसेट्स के अंदर, प्लान एसेट बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बेसिकली सेफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रैकेट में लिखते हैं एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। तो प्लान एसेट्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया 506 करोड़, आपको करना चाहिए था 500 पर इन्वेस्ट कर दिया कितना, 506। तो 6 करोड़ जो एक्स्ट्रा किया ना उसको सरप्लस बोलते हैं। ₹6 करोड़ क्या है, सरप्लस। समझ में आया? मतलब सर डेफिसिट भी आ सकता है, यस। 500 का जिम्मेदारी है, 450 इन्वेस्ट किया है, 50 करोड़ का डेफिसिट। वैसे कल को कपिल का शादी होएगा, डेस्टिनेशन वेडिंग, और पहले से प्लान किया भाई 10 करोड़ का खर्चा करेंगे, बट जब एक्चुअल में शादी हुआ तो कपिल बोला नहीं मैं तो लव मैरिज कर रहा, कोर्ट कोर्ट मैरिज होएगा, और बातें जो है 1 करोड़ के अंदर लेटर से खत्म हो गया, तो 9 करोड़ का सरप्लस हो गया, उसने ले लिया 4 BHK फ्लैट। बस, तो उसको बोलते हैं क्या, सरप्लस। It wants to spread the same for the next 2 years by reducing the annual contribution to 2 lakh instead of 5 lakh। वो बोलते हैं अरे एनुअल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है ना, तो बोलता है अगले 2 साल 5-5 लाख करना है तो मैं 2-2 लाख कर देता हूँ क्योंकि 6 लाख का सरप्लस है। तो वो अपना दिमाग लगा रहा है, कौन, ओमेगा लिमिटेड। तो एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय एस्टिमेटेड टू बी 6 ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द कंपनी, हम तीसरे लोग एडवाइस वाले, एडवाइस द कंपनी ऑन द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, टेकिंग नोट ऑफ द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाजू में लिख दो AS 19। बराबर है? तो अपने को फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करना है, आगे क्या करना है वो ठीक है, अभी फाइनलाइज, तो जो 6 करोड़ सरप्लस आया ना, AS 19 बोलता है वो डायरेक्ट क्रेडिट कर दो किसको, PNL। तो वो जो सरप्लस है उसमें फ्यूचर का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस माइनस करने का जरूरत नहीं, आज सरप्लस है ना, तो आज का जो सरप्लस है वो क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट टू द PNL, क्योंकि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट आपने कर दिया। तो actual gain and losses should be recognized what, immediately in the statement of P&L as income or expense। अगर इधर डेफिसिट होता तो PNL डेबिट होता, ऊपर लिख देते हैं। अगर डेफिसिट है, सर डेफिसिट कैसे आएगा, 450 करोड़, 500 अपने को करना चाहिए तो 450। तो अगर डेफिसिट आता तो चार्ज टू PNL, और सरप्लस आया है तो क्रेडिट टू PNL। बस इतना चीज ध्यान रखो, MCQ में पूछ सकते हैं।
भाई सरप्लस आया तो क्या करने का, 4 ऑप्शन देंगे। ये क्वेश्चन को लिख दो, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 शायद कर चुके हैं अपन। ओके, क्वेश्चन 9 भी अपना हो गया था, बड़ा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 अपना बाकी है। रॉक स्टार लिमिटेड, अच्छा 60 बोला तो इन लोग रॉक स्टार का दिया है लोग ने। ओके, तो क्या बिजनेस सेगमेंट, सर ऐसा चीज हमने एसएम में सीखा था, उसको क्या बोलते थे, डाइवेस्टमेंट। तो लेटेस्ट से उसके 4 बिजनेस सेगमेंट है। ठीक है, अब ये लोग एसबी वर्ड यूज नहीं कर सकते, नहीं तो एमबीए वाले चिढ़ाएंगे अपने को, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट यूज करता। तो ये लोग क्या यूज बोल रहे हैं, सेगमेंट A17 किया था हमने एक जमाने में, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और लास्ट में क्या आता है, सेगमेंट 4। तो ये लोग ने सेगमेंट को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। अरे इधर ध्यान दो, ने डिसकंटिन्यू किया बिजनेस सेगमेंट। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें से एक हमने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। तो मजे की बात क्या, जब 4 सेगमेंट थे ना, तो हर एक सेगमेंट का 100 एम्प्लॉइज। तो जो एक्चुअली था ना, उसने 400 एम्प्लॉइज के हिसाब से कैलकुलेशन किया कि भाई ये 400 एम्प्लॉय को 1-1 करोड़ रुपया 25 साल बाद देना पड़ेगा। तो कितना होगा, 400 करोड़। 400 करोड़ का प्रोविजन बनाया और उसको लेके इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं, प्लान एसेट्स। अब अगर आपका एक जो सेक्टर है, सेगमेंट है, वो बंद हो रहा है, यानी कि 400 एम्प्लॉय में से 100 एम्प्लॉय जो है उनको आज ही टर्मिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उनके 25 साल होंगे नहीं, यानी कि जो प्रोविजन वो जो बनाया था वो लेस हो जाएगा, तो आपको गेन हो जाएगा, कि आपको ग्रेचुइटी उनको देना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तो वो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी था एसएम में, कि भाई अगर कोई सेगमेंट नहीं चल रहा, लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद कर दो, डाइवेस्टमेंट, टर्न अराउंड। तो अगर लॉस मेकिंग यूनिट बंद होता है तो आपका सेविंग भी होएगा ना। तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय यूनियन, द एम्प्लॉइज ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। बराबर बात है, 100 एम्प्लॉय जो निकाल दिया अभी, and this is a curtailment without settlement because employees will continue to receive benefit for service rendered। उनको बेनिफिट कौन सा मिलेगा, फॉर सर्विस रेंडर्ड बिफोर, जब तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था उसके पहले का बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद का थोड़ी ना मिलेगा। कर्टेलमेंट विल रिड्यूस द ग्रॉस ऑब्लिगेशन, सर इस लाइन का मतलब लाइबिलिटी जो है, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूस, फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअल एग्जम्पशन। एक्चुअली ने सोचा था भाई 400 एम्प्लॉय रहेगा, और एक्चुअल में तो 300 ही रहा। इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, कल वाला क्वेश्चन ऐसा ही किया था, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपने प्रैक्टिस भी किया रहेगा, फर्स्ट भी यस बोला। द ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूसेस आफ्टर द कर्टेलमेंट बिकॉज द लास्ट पे अर्लियर अज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड। एनीवेज ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूसेस मेन चीज है। ये पूरा जो है ना, इन लोग ने यही बोला इसमें कि डिसकंटिन्यू होने की वजह से आपके ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो गए। ये बात अपन बाजू में लिख लेते हैं, डिसकंटिन्यू होने की वजह से कंपनी के ऑब्लिगेशंस रिड्यूस हो गए। डिसकंटिन्यू होने की वजह से कंपनी के ऑब्लिगेशंस रिड्यूस हुए। बराबर है कि नहीं। रॉकस्टार एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट that relates to the part of the obligation at ₹18। वो क्या होता है देखेंगे, कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टलमेंट एंड लाइबिलिटी। दो चीज कैलकुलेट करने को बोला है वो लोगों ने, क्या कैलकुलेट करने को बोला, गेन फ्रॉम कर्टलमेंट। सर गेन फ्रॉम कर्टलमेंट पीएनएल में जाएगा, एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट की चीज है। आगे आपको 4 इंफॉर्मेशन दिया, आंसर को मत देखो, आंसर को कवर करके रखो। इमीडिएटली बिफोर द कर्टलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6,000 based on actual assumption. The fair value of plan asset on the date is estimated at 5,100। The unamortized past service cost is 180। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये बोला, कर्टेलमेंट रिड्यूस, अपने को तो कर्टेलमेंट से रिडक्शन से मतलब है ना, तो कर्टेलमेंट रिड्यूस द ऑब्लिगेशन बाय
600 विच इज 10% ऑफ द ग्रॉस ऑब्लिगेशन। अब देखो आपका जो ग्रॉस ऑब्लिगेशन है ना, स्क्रीन पे ध्यान देते हो, वो 6000 का है, जिसमें से 600 रिड्यूस हो रहा है। 600 उस सेगमेंट का है जो बंद कर दिया। 4 सेगमेंट थे जिसमें से एक सेगमेंट बंद किया, तो 600 क्वेश्चन नहीं बोला रिड्यूस करो, तो कितना हो गया 5400। 5400 का आपका नया रिवाइज्ड ऑब्लिगेशन आया। रिवाइज्ड ऑब्लिगेशन आया है 5400, जिसमें आपने प्लान एसेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है कितना, 5100। यानी कि आपके पास 300 का जो है वो क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। अगर 5400 के बदले 5700 का प्लान एसेट रहता तो सरप्लस रहता। तो अभी वो 300 रुपया, 300 इधर लिखता हूं मैं। और उसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट वो कितना दिया आपको, 180। यानी कि उसको अपने को एमोटाइज करने का है, 180 को अपने को एमोटाइज करने का है। लेकिन ये 180 में से 10% जो है वो रिलेट करता है किसको लेके, जो कर्टेल हो रहा है उसको लेके। और बाकी जो क्या बोलते हैं 162 वो अपने को एमोटाइज करना चाहिए। तो 300 में से ना 162 माइनस होएगा, वो कितना बचेगा। सर इसका मतलब क्या है, देखो वापस समझा रहा हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये एक एस्पेक्ट है, और ये पार्ट एक दूसरा एस्पेक्ट है। 6000 का ओरिजिनल लाइबिलिटी था चारों डिवीजन का मिला के, जिसमें से 600 एक डिवीजन का बंद हो गया, तो 5400 आपका रिवाइज लाइबिलिटी आया। 5400 में से 5100 तो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आपको टेंशन 300 का है। 300 एक्चुअली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जिसमें से 180 डेबिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर साल आपको समझता ना भाई, जो लाइबिलिटी होती है तो हर साल पीएनएल में थोड़ा थोड़ा डेबिट होता रहता है। तो उसमें से क्या, जब वो लोग बोल रहे हैं ना अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट, इसको लेके अपन एमोटाइजेशन टेबल बनाते हैं, तो आपका 180 डेबिट होना चाहिए था, पर आप 162 डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10% वो निकाल दो, क्योंकि अब वो एमोटाइज नहीं होएगा। तो हम लोग कितना डेबिट करेंगे, 160। तो जो आपकी लाइबिलिटी होनी चाहिए 300, अब वो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, 162 माइनस करके हो जाएगी कितनी, 138। तो ये जो 138 है, ये क्या रहेगा आपका रिवाइज लाइबिलिटी। और यही चीज को यहाँ पे ये लोग ने बराबर बताया, पर बस ये लोग ने ऐसा नहीं बताया। ऊपर हम लोग यहाँ पे 6000 लिखते ना तो अच्छा रहता। तो 6000 में से 600 हमने माइनस कर दिया, तो ये खाली आप लिख लेना। ओरिजिनल जो आपका ऑब्लिगेशन था 6000 का था, जिसमें से 600 माइनस किया, तो आपका रिवाइज ऑब्लिगेशन कितना है, 5400। 5100 का तो आपने प्लान एसेट्स कर दिया, तो 300 का आपको टेंशन है, जिसमें से 180 डेबिट होएगा, क्योंकि हर साल एमोटाइज होता है, पर 180 डेबिट नहीं होएगा, 90% डेबिट होएगा। तो 180 का 90% डेबिट होएगा तो कितना आएगा, 162। बराबर है। और जो ऊपर ये लोग ने बोला वो गेन है, सर रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन 600 तो बराबर है, क्योंकि वो डिवीजन बंद हो गया तो 600 का। लेकिन 18 रुपए ना अपने को डेबिट मारना चाहिए, क्योंकि इधर अपन ने डेबिट 162 किया ना, तो इधर डेबिट कितना होना चाहिए, 18। तो गेन जो नेट गेन आएगा वो क्या रहेगा, 582 का गेन रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जैसा दिया वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज ए कैटेगरी क्वेश्चन एंड डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 भी जो बड़ा वाला था, दैट वाज आल्सो ए कैटेगरी एंड डिफरेंट क्वेश्चन, जो हमने कल किया। बराबर है। क्वेश्चन 9 अपना हो गया, और आई थिंक टीवाई के का एक क्वेश्चन बाकी है अपना। क्वेश्चन 1। Contention of the company are correct as per relevant accounting standard. Give reasons in support of your answer. ओके, सो कंपनी हैज ए स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉय। सर इसका क्या मतलब होता है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं ना, तो कोई किसी किसी को अपन अर्ली रिटायरमेंट करते हैं, तो वो नाराज होके नहीं जाए तो उसको क्या देते हैं, सेटलमेंट अलाउंस। अंडर द स्कीम रिटायरिंग एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू रीएम्बर्समेंट ऑफ सर्टेन ट्रैवल एक्सपेंस फॉर क्लास दे आर एंटाइटल्ड टू। सर रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, कल को आप आर्टिकलशिप पे जाओगे तो कोई कोई क्लाइंट अच्छे बड़े क्लाइंट होते हैं, ठीक है, तो वो सीए फर्म नहीं देता रीएम्बर्समेंट। वो ओरिजिनल पैसा कहाँ से आता है, क्लाइंट से आता है। अब मेरे को जब हम वो बड़े वाले फर्म में थे, तो हमको रोज का 200 रुपए देते थे। तो हम में से कुछ बच्चे क्या करते थे कि एसी बस का देते थे 200 रुपए, लेकिन हम लोग चले जाते थे किसमें,
लोकल ट्रेन में तो रोज का 180 रुपया 170 जो भी है सेव होता था, तो उसको क्या बोलते हैं रिइम्बर्समेंट। अगर आप एसी में जाएंगे तो फिर एसी का टिकट आपको दिखा के या नहीं भी दिखाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ट्रैवल का रिइम्बर्समेंट। अल्टरनेटिवली एंड डू ए लमसम पेमेंट टू कवर एक्सपेंस ऑन फूड वगैरह, ठीक है, वो उसका भी रिइम्बर्समेंट देते हैं। अल्टरनेटिवली एम्प्लॉय कैन क्लेम ए लमसम अमाउंट इक्वल टू 1 मंथ पे लास्ट ड्रॉप, यानी कि आपको रिइम्बर्समेंट के बदले क्या मिल जाएगा, लमसम। नाउ कंपनी का कंटेंशन इन दिस मैटर इज दैट सेटलमेंट अलाउंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय, इट इज restricted to employees eligibility under the travel rule of the company or where option for lump sum payment is exercised equal to the last pay drawn. Since it is not related to length of service of the employee, it is accounted on claim basis. State whether the contentions of the company are correct. थोड़ा सा वो लोग ने क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने का कोशिश किया। अब अपना जो जवाब है वो क्या होने वाला है, देखो, एम्प्लॉय कब छोड़ के जाएगा, आप कब निकालोगे, ये आप ईयर 0 में नहीं बोल सकते। 10वां साल में निकालोगे, 12वें में करोगे सेटलमेंट, या 8वें में, कब छोड़ के जाएगा, जब छोड़ के जाएगा तब सेटलमेंट होगा। अब कंपनी क्या बोल रही है कि नहीं नहीं, जिस दिन छोड़ के जाएंगे ना हम तभी डेबिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो था, बाकी गया तेल लेने। वो लोग कंपनी ने क्या बोला यहाँ पे, इट इज अकाउंटेड फॉर ऑन क्लेम बेसिस। ये लाइन सबसे ज्यादा गलत लाइन है। क्लेम बेसिस का मतलब क्या है, वो बोलता है जिस दिन पेमेंट करेगा ना एम्प्लॉय क्लेम लेने को आएगा, मैं तो तभी अकाउंटिंग करूंगा। वो तो गलत बात हो गया ना। एम्प्लॉय ने 10 साल काम किया, 10 साल बेनिफिट मिला, अकाउंटिंग तुम ईयर 10 में करेगा तो पीएनएल पे अचानक से दबाव बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो वेदर द कंडीशन ऑफ द कंपनी आर करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं है। एवरी ईयर आपको प्रोविजन करना चाहिए और रिलायबल एस्टिमेट के बेसिस पे प्रोविजन करना चाहिए, दैट इज द आंसर। तो थियरी आंसर है ये। इसका आंसर देखते हैं। सीधा सीधा बोला, कंडीशन ऑफ द कंपनी में क्लेम बेसिस पे डेबिट मारेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। Settlement allowance payable by the company is a defined retirement benefit. Provision should be made every year in the accounts for the accruing liability on account of settlement allowance. आपको हर साल प्रोविजन बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट, विद द हेल्प ऑफ एक्चुअरी। अच्छा, वो बात भी लिखा है इधर, अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअरियल वैल्यूएशन, बराबर है। और अगर अमाउंट मटेरियल नहीं है देन कंपनी कैन फॉलो सम अदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कैश बेसिस पे जा सकते हैं। अगर अमाउंट जो है मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं मतलब छोटा मोटा अमाउंट है, आपका कंपनी बहुत कम पे करता है, हमें जब तू छोड़ के जाएगा 5,000 रुपए दे देंगे, तो 5,000 रुपए का क्या प्रोविजन बनाओगे आज से। तो जब अमाउंट मटेरियल नहीं है, 2-5 हजार है, तो फिर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो मत करो, बराबर है। तो पूरे सारे क्वेश्चन अपना हो गया। एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं, अपने को आता है कि नहीं, एक आधा अपने को याद रखना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो है मॉड्यूल में कौन सा पेज पे दिया एमसीक्यू, हाँ, आंसर पहले अपन खुद से देख लेते हैं फिर आंसर वेरीफाई करेंगे। ग्रेचुइटी एंड पेंशन वुड बी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म। आज बच्चों ने चार्ट बनाया था, देखो उसमें किधर लिखा है ग्रेचुइटी एंड पेंशन, चार्ट तो देखो, जो बैठा था उसने चार्ट बनाया था। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, यस। तो हमने जो चार्ट बनाया था वो आप देखो, बाजू वाले को भी दिखाओ, और उसमें क्लियरली वो लिखा है। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो इसलिए हमने वो चार्ट बनाया था, ठीक है। फिर सेकेंड थर्ड बाद में करते हैं, फोर्थ वाला, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल। बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल, सर वेरिएबल मतलब क्या, कितना साल काम करेंगे, कितना अमाउंट जाएगा, क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा, टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज रेफर्ड टू एज एक्चुअल assumption इज ए राइट आंसर। एक्चुअल assumption लेना पड़ेगा, कितना काम करेंगे उसका बेस्ट एस्टिमेट तो एक्चुअली ही कर सकता है। एक्चुअल गेन एंड लॉसेस ये भी अपने आज किया, शुड बी चार्ज इमीडिएटली टू द पीएनओ, ठीक है।
तो इधर चार्ज ही बोला है, क्रेडिट स्लैश चार्ज लिखते तो अच्छा रहता, बट आंसर रहेगा चार्ज इमीडिएटली टू द P&L। बराबर है। और फिर ये दो थोड़े से अलग है। नॉन एक्यूमुलेटिव कंपनसेटिंग एब्सेंस इज कॉमनली रेफर्ड है, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है आपका, तो जब प्लान करके लीव मारते हैं ना भाई, वो बॉस को मालूम है भाई 20 दिन का लीव होएगा, ठीक है, तो बहुत सी कंपनी जो है आपको पेड लीव देती है, बहुत सी कंपनी आपको सिक लीव भी देती है। पर कैजुअल लीव क्या होता है, जैसे किसी बच्चे ने बिना बोले बिना इन्फॉर्म किए डांडी मार दिया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैजुअल। तो कैजुअल लीव को एक्यूमुलेट नहीं किया जाता है, पेड लीव, मेडिकल लीव एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा जजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, कैजुअल लीव। एक ही आपको याद रखना पड़ेगा, बाजू में रखना, याद रखेंगे। The plans that are estimated by legislation to cover all the enterprise and are operated by government include state plans करके ये याद रखना है। Established by legislation को सर्कल कर लो, क्योंकि अगर आप चारों का नाम देखो ना, तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट बोला ना, या तो वो लोग को बोलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान, या तो बोलना चाहिए स्टेट प्लान। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है, आपको अपना यहाँ पे भी जजमेंट यूज करके गवर्नमेंट बोला ना वो लोग ने, गवर्नमेंट मतलब स्टेट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बोलते स्टेट प्लान बोलते तो सोचना पड़ता, तो आंसर वैसा इजी हो जाता है, इट इज ए स्टेट प्लान। ओके, तो ऐसा अपना AS 19 कवर होता है।